Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today, the date is 24 January, so let's get started. But before starting, let me show you what all we are doing on YouTube. First is I have uploaded the daily static revision of day 5. Okay, इसमें हमने इकोनॉमी के मनी मल्टीप्लायर और मनी मेजरमेंट के सारे कंसेप्ट समझे थे। उसके अलावा मेंस 450 में हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक है टेलीकम्युनिकेशन अमेंडमेंट बिल और उसी के साथ हमने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल भी देख लिया। ओके, इस लेक्चर में दोनों कवर हो गए जो न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट हो रहे थे। उसी तरीके से एफसीआरए और एनजीओ पर जो टाइट की गई है स्क्रूटिनी, उसको उसके रिस्पेक्ट में भी हमने थॉरोली मेंस 450 प्लस में समझ लिया है। ओके, तो चलिए, जो भी इशू यहाँ पर ऐसा आता है ना जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या जिसे थोड़ा डिटेल में करने की जरूरत है, वो मैं मेंस 450 प्लस में कंप्लीट कर देता हूँ। और जो थोड़े से कम रेलेवेंट होते हैं, राइट, जो अपने आप में से एक क्वेश्चन की तरह नहीं आ सकते बट ओवरऑल आ सकते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि इस पे काफी कुछ हुआ है गवर्नमेंट के स्टेप्स। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग हमें आईआईएम बिल के बारे में कुछ चीजें मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस हैं कुछ, उसके अलावा यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्होंने सीधे सीधे इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी पे इम्पैक्ट किया। ओके, तो इस तरह की इश्यूज मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा उसे। ओके, इट कम्स जस्ट एट 500 रुपीज पर मंथ। ओके, बट इट विल गिव यू मल्टीपल बेनिफिट्स। ऑलराइट, चलिए, तो न्यूज़पेपर देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहले कि चाइना का एक वेसल है जो मालदीव्स के वाटर्स में आ रहा है, बट ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो सिर्फ हम लोग अपने जो मैन वगैरह हैं उनको चेंज करने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को भेजा जाए। और मालदीव्स ने भी कहा है कि ये कोई रिसर्च वेसल नहीं है। ठीक है, ये रिसर्च के लिए नहीं आ रहा है। बट ऑब्वियसली इंडिया का कंसर्न है इस चीज को लेकर। मैं आपको ये सारा इशू समझा ही चुका हूँ। इंडियन ओशियन रीजन पे कैसे रिसर्च के नाम पर पूरे ओशियन और इंडियन नेवल रिसोर्सेज की मैपिंग करता है चाइना। चाइनीज रिसर्च वेसल विल नॉट बी कैरिंग आउट रिसर्च इन मालदीवियन वाटर्स बट विल अराइव फॉर ए पोर्ट कॉल, जस्ट पोर्ट कॉल। इससे पहले श्रीलंका ने भी इंडिया के कंसर्न्स को समझते हुए श्रीलंका अनाउंस 1 year मोरेटोरियम ऑन फॉरेन रिसर्च वेसल कॉलिंग एट द आइलैंड पोर्ट आफ्टर इंडिया वॉइस्ड दिस कंसर्न। ओके, तो इसने तो इंडिया के कंसर्न को मानते हुए 1 साल तक मोरेटोरियम डिक्लेयर किया है कि कोई पोर्ट पर नहीं आएगा हमारे। और चाइना कह रहा है कि ये सिर्फ रोटेशन ऑफ पर्सनल एंड रिप्लेनिशमेंट के लिए आ रहा है, ये शिप कोई रिसर्च करने के लिए नहीं। राइट, इंडिया मालदीव्स का मैं पूरा इशू आपको मेंस 450 प्लस में समझा चुका हूँ, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। ये कपूरी ठाकुर के जी के बारे में, जिनको भारत रत्न दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ लेटर है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इतना कोई काम का नहीं है वो। नेक्स्ट, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इशू चल रहा है। ठीक है, हमने इसको डिस्कस भी किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, ये इशू क्या है पूरा। और यहाँ पर ये कोर्ट में गए हुए हैं अभी, और कोर्ट ने यहाँ पर पूछा है, इज राइट टू एस्टैब्लिश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कंटीजेंट ऑन स्टेट रिकग्निशन। क्या स्टेट उसको जब रिकग्नाइज किया जाए करेगा। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि राइट टू एस्टैब्लिश ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट। और अगर आपको स्टेट से रिकग्निशन वगैरह ये सब लेना है तो स्टेट ने जो भी लॉ बनाया होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, यानी कि वो एक लीगल बात आ जाती है। तो फिर आप ये कह रहे हो कि अगर आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो इस वाली चीज को, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ज्यादा सुप्रीम बना दिया है आपने लीगल राइट्स को। ओके, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। Now, whether a minority community's right to establish an educational institution और यूनिवर्सिटी बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट रिकग्निशन, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है। आर्टिकल 30 कहता है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टेट रिकग्नाइजिंग इट थ्रू एन इनेबलिंग स्टैच्यू, दैट इज एक लॉ इनेक्ट करके रिकग्नाइज करता है उनको। देन यदि इस बात को ज्यादा वेटेज दिया जाए, देन इट इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज सबसर्विएंट टू ए स्टैच्यू। ओके, गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के बनाए हुए एक लॉ से नीचे चला गया है वो। और रही बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस की, तो अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये पहला पॉइंट था यहाँ पे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एक्ट इनेक्ट किया 1981 में,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और यहाँ पर पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, ये माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है इसको, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ही है। बट 2006 में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया 1981 की। ओके, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अब ये केस वापस गया है 7 जज बेंच के पास, जो कि 2019 से इस पे सुनवाई कर रहे हैं। ओके, सो एज ऑफ नाउ वेयर थिंग्स स्टैंड इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक, अभी के लिए तो नहीं है, जब तक इस कोर्ट का इसका कोई जजमेंट नहीं आ जाता। जस्ट अ सेकेंड यार। ओके, जब तक इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए यही माना जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ओके, रेड सी की बात करते हैं। रेड सी पे ऑलरेडी आपको मेंस 450 प्लस में एक लेक्चर मिल चुका है, इसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स क्लियर किए थे और मैंने इसके अक्रॉस लोकेटेड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी बताए थे जो कि आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ओके, जो कि पिछले कुछ साल से पैटर्न चल रहा है। नाउ अब जब बात आती है इंडो पैसिफिक की, ठीक है, पूरा यूएसए की वेस्टर्न कोस्ट से तो अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, तो ये एक अलग ही थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड कंटेनमेंट बनता जा रहा है। तो ये इस तरह की वर्ड्स जरा अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। इंडो पैसिफिक इज बिकमिंग ए थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड कंटेनमेंट, जबकि हमें बनाना चाहिए था उसको थिएटर ऑफ कॉपरेशन। नाउ हाउदी टेरर अटैक रेड सी में चल रहे हैं, वहां पर एक अल जुबैल पोर्ट है, जो मैंने आपको एम्फेसाइज किया था कि ये पोर्ट्स के नाम याद रखिए, सऊदी अरेबिया में जो आते हैं, यूएई में जो आते हैं, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। ये पोर्ट आपको प्रीलिम्स में परेशान करेंगे। तो यहाँ पर ये हाउदी रेबल के अटैक से ही परेशान होकर हमारे जो मिस्टर जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो गए थे ईरान, ठीक है, टू परसुएट द प्रिंसिपल हाउदी स्पॉन्सर टू हेल्प सीज द अटैक। और इंडियन मिलिट्री रिस्पॉन्स टू रेड सी सिचुएशन हैज आल्सो बीन स्विफ्ट एंड इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगांव, कोची एंड कोलकाता, ओके, अपने कमर्शियल ट्रेड को सिक्योर करने के लिए। बट क्या इंडिया के पास इंडो पैसिफिक के लिए कोई लॉन्ग टर्म विजन है क्या? ओके, वो रेड सी का मैटर तो आज नहीं तो कल वो सबसाइड हो जाना है, ठीक है, वो कोई ऐसा ज्यादा बड़ा मैटर नहीं। बट इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर एक असर्टिव चाइना जो कि बहुत तेजी से राइज कर रहा है, ठीक है, क्या इसको काउंटर करने के लिए इंडिया के पास कोई स्ट्रेटेजी है? अब देखिए, इसमें कुछ चीजें समझिए। अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान पर ग्वादार पोर्ट है जो चाइना डेवलप कर रहा है, यहाँ श्रीलंका पर हम्बनटोटा पोर्ट है, अगेन चाइना, ठीक है। इधर म्यांमार पर क्योक्यू पोर्ट है, ठीक है, म्यांमार में जो चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है। नीचे मॉलडीव्स है जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और इधर जो अपना रेड सी है, उसी के बाद जिबूती है, वहां पर चाइना ने अपना एक नेवल बेस बनाया हुआ है, राइट। ऊपर से लैंड बॉर्डर्स है यहाँ पर हमारी, ठीक है, जहां पे कि एलएसी पर चाइना बार बार हमें पुश करता रहता है। दूसरी तरफ हमारी एलओसी है, ठीक है, और यहाँ पर से चाइना का जो सी पैक प्रोजेक्ट पास होके ग्वादर तक जाता है, राइट। तो ये जो चाइना ने पूरा इंडिया को एक एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है ना, उसी तरीके से म्यांमार के नीचे एक कंबोडिया नाम का देश है, ठीक है, कंबोडिया में भी ये कुछ चीजें डेवलप कर रहा है, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की स्ट्रेंथ है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से कुछ ही दूरी पर है, उससे हम चाइना को चोक कर सकते हैं। लेकिन वो इसका भी ऑल्टरनेटिव डेवलप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव डेवलप कर रहा है थ्रू थाईलैंड, जिसको कहते हैं करा कैनाल, करा कैनाल, ओके, ताकि वो स्टेट ऑफ मलाका का एक ऑल्टरनेटिव रूट बना सके। तो ये पूरा डायग्राम समझ में आया आपको? इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से एग्जाम में मेंस में बनाना होगा अगर चाइना की स्ट्रेटेजी की बात आएगी तो, ओके। चलिए, नाउ India's opening to the world at a time when land borders are becoming increasingly testy, allowing little access for country to trade and transit to the rest of the world. This also present a major challenge. अब यहाँ पर पाकिस्तान के बियॉन्ड क्या है हमारे पास? अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, और फिर इधर आ जाते हैं 5 स्थान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ऑल दैट, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को इसके लिए कनेक्टिविटी देता नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमें उसी की टेरिटरी से होते हुए जाना होगा। फिर इसके लिए हमने क्या किया? ग्वादर के बाजू में यहाँ पर है चाबहार पोर्ट ईरान का, ठीक है, हमने चाबहार पोर्ट तक हम शिप से आए,
उसके बाद फिर हम वहां से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान गए, फिर अफगानिस्तान से हमने सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया। ठीक है, तो एक लॉन्ग रूट करना पड़ा। ठीक है, तो एक तो पाकिस्तान यहाँ से एक्सेस ना देके हमारी खुद के ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है, राइट। उसी तरीके से now, having an aggressive and rising China attempting to contain India on its continental as well as maritime front. तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान चाइना टू फ्रंट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चाइना ऑन लैंड साइड एंड चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन, ये दो फ्रंट है हमारे लिए जो सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं। ओके, तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी जो उस लैंड डिस्प्यूट के साथ साथ मैरीटाइम पर जो हमें एनसर्कल किया जा रहा है चारों तरफ से, उसको भी काउंटर कर सके। Beijing is quietly building its empire of influence in the eastern, southern and western oceanic planks. Okay? अभी तक बीजिंग डेकेड से सपोर्ट करता आ रहा था पाकिस्तान को आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करके, बट पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी कीप द प्रेशर ऑन द LAC. People Liberation Army Navy has been increasing its presence in Indian Ocean region at an alarming rate. Okay. There is stupendous growth of Chinese Navy. अगर हम चाइनीज नेवी की बात करें तो उसके पास 370 शिप्स हैं, इंडिया के पास है जस्ट 132 वॉरशिप्स। ओके, बहुत कम है, और वो जिस स्पीड से जा रहा है बाय 2030 उसके पास 345 शिप्स होंगे। ठीक है, हमसे कहीं ज्यादा। नाउ टेक ए लुक एट चाइनाज पुश फॉर ओवरसी मिलिट्री बेसेस। उसे मिलिट्री बेस ओवरसी कहाँ कहाँ बना रखे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जिबूती में, ठीक है, जो कि रेड सी के बिल्कुल उस पे लोकेटेड है। ठीक है, बाबल मंडेप के पास, गौधार पाकिस्तान में, हम्बनटोटा श्रीलंका, क्योक्पी पोर्ट म्यांमार। ठीक है, इसके अलावा मालदीव्स में वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड अलग से आपको सैंड वगैरह मिट्टी वगैरह डाल के आप उस जो आपका एक आइलैंड है उसको और एक्सटेंड करते जाते हैं उसकी कोस्ट लाइन को। ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है वहां पर। इसके अलावा इट इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन सेचलीज। सेचलीज मालदीव्स के भी नीचे मैप में अगर हम बनाएंगे तो ये मालदीव से भी और नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये सपोज कीजिए ये अफ्रीकन कोस्ट है, ठीक है, तो इधर कहीं आ जाएगा वो। उसी तरीके से बिल्डिंग है नेवल बेस इन रिम कंबोडिया। कंबोडिया जो मैंने आपको यहाँ बताया था, इस पर भी वो नेवल बेस बना रहा है। स्मॉल इंडियन ओशन आइलैंड ऑफ कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस भी आइलैंड है, इधर ही कहीं आता है वो भी। ठीक है, कोमोरोस इट इज द लेटेस्ट टू ज्वाइन इंडियाज क्लब इन इंडो पैसिफिक। ओके, तो अब आप देखिए कि इसका कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेचलिस में भी वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, इधर कंबोडिया में भी नेवल बेस बना रहा है, और यहीं पर एक कोमोरोस नाम का आइलैंड है छोटा सा, उस पर भी उसने भी ज्वाइन किया है चाइना को। तो इंडिया को हर तरीके से एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है, राइट। यहाँ ये इधर से पूरी लैंड बॉर्डर है दोनों की, इधर से क्योक्पू, इधर से कंबोडिया, यहाँ से किरा कैनाल। ठीक है, उसके बाद नीचे आते आते जिबोती तक जाएगा, जिबोती से मालदीव, सिचलिस, कोमोरोस, मतलब पूरा का पूरा एक डायमंड टाइप का नेकलेस बन रहा है उसका, इंडिया को एनसर्कल करते हुए, राइट। So this is a strategy to containment of India in Indo-Pacific itself. Okay. Now it is also strengthening its relations with West Asia, Africa. West Asia में इस रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथ कर रहा है? मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान में इसने रेप्रोचमेंट कराया था, डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस स्टैब्लिश कराए। अभी पाकिस्तान और ईरान में जब ये बम्बार्डमेंट शुरू हो गई थी तब उसने यहाँ पर सीज फायर करवाया। ठीक है, एक पीस ब्रोकर करवाया। तो ये सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, सबके साथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, सब जगह पर इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड चाइना को ऐसा मीडिएटर भी देखने लगा है, जैसे जैसे यूएस रिसीड करता जा रहा है। और अगर ट्रंप जीतता है इलेक्शन तो उसका एटीट्यूड वही है इंट्रोवर्ट टाइप का। ओके, अमेरिका फर्स्ट, वो वर्ल्ड के इन चीजों में ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। Beijing's attempt is to influence, among others, those space and countries that India has historically engaged with. Okay? अब आप इसे समझ जाइए कि साउथ अफ्रीका हमारे बहुत हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशन के, ठीक है, बट ये केस कर रहा है साउथ इसराइल के अगेंस्ट, पैलेस्टीन के फेवर में। ठीक है, इंडिया ने चाहे ओपनली कुछ भी कहा हो, बट कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि इंडिया का टिल्ट थोड़ा सा इसराइल की तरफ है। ओके, और चाइना ने भी अपना स्टैंड हमेशा से वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं इनके फेवर में रखा है, अरेबियन कंट्रीज के फेवर में। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे जिनके साथ हिस्टोरिकल रिलेशंस भी थे, जो अच्छे भी थे, मालदीव्स के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे, हिस्टोरिकल टाइज थे। ठीक है, वो सब चाइना की तरफ टिल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चाइना उस स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है जहां पर इंडिया कुछ किसी तरह का इन्फ्लुएंस रखता था। मॉरिशस में हम इन्फ्लुएंस रखते थे, बट हमारा वहां पे भी हमें एक आइलैंड लिया था हमने कि हम इस पर पेज तैयार करना चाहते हैं, बाद में वहां की गवर्नमेंट ने हटा दिया, नहीं देना। ओके, नो, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, चाइना से अकेले तो हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, उसके पास जिस लेवल की मनी पावर है, इंडिया कांट कॉम्पीट।
ठीक है. So what India can do is India can use the growing global attention on Indo-Pacific. Okay. Similarly, Indian Ocean is too important for rest of the world to let China take over, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, इसमें हमने कुछ बेस भी देखे थे. ठीक है, रीयूनियन आइलैंड टाइप की चीज. यहाँ पर यूएस की भी प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में, यहाँ पर फ्रांस की भी प्रेजेंस है. तो ऑब्वियसली बात है कि ये कंट्रीज खुद चाहेंगी कि इंडिया भी इसमें एक्टिव रहे और हम भी इंडिया को स्ट्रेंथन करने में कुछ हेल्प कर सकें. ठीक, कोई कोई नहीं चाहेगा कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की का डोमिनेंस और बढ़े. This is an opportunity for New Delhi to make coalitions with like-minded countries. India cannot balance against growing Chinese power in Indian Ocean all by itself. India occupies a pivotal location in Indo-Pacific moment. Creating and enhancing partnership with like-minded countries is perhaps an important way forward. Okay, we must invest in cohesive and well thought out Indo-Pacific strategy. While Quad and Malabar are useful initiatives, they are at best modest response to grand futuristic challenge that is unfolding quickly. Okay, so New Delhi's decision मैंने आपको बताया था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन और रेड सी में यूएसए का. ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया इसको. It may have been right choice for now, but in longer run, its ability to meet the China challenge without being part of collective effort would be limited. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा बीएसएफ को लेकर. तो इसको मैंने आपको कल बताया था कि पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम, इधर है गुजरात और यहाँ पर है राजस्थान. तो यहाँ पर 2021 में कुछ बीएसएफ एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको यूनिफॉर्म बनाएंगे. ठीक है, तो गुजरात की में ज्यूरिसडिक्शन 80 किलोमीटर हुआ करती थी तो उसको कम करके 50 किलोमीटर पे कर दिया. ठीक है, राजस्थान में 50 थी, उसको 50 ही रखा. पंजाब में 15 हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 50 कर दिया. उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में 15 थी, उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया. असम में भी 15 से बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और पंजाब, इनका कहना है कि देखिए पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर ये आते हैं स्टेट लिस्ट में, ये स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है. इसमें बीएसएफ को ज्यूरिसडिक्शन देना वायलेशन है फेडरल स्ट्रक्चर का. बट अगर हम ओवरऑल इस चीज को देखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि देखिए ये बीएसएफ जो है ये सिर्फ क्रॉस बॉर्डर से आने वाली चीजों को लेकर डील करता है. ठीक है, क्रॉस बॉर्डर कोई क्राइम हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, आर्म्स की, ड्रग्स की, उस पर डील करेगा. और अल्टीमेटली अगर बीएसएफ इन कल्प्रिट्स को पकड़ भी लेता है तो वो इनको पकड़ के अल्टीमेटली पुलिस को ही हैंड ओवर करता है. तो ऐसा कोई ज्यूरिसडिक्शन कन्फ्लिक्ट है नहीं, जैसा कि पंजाब और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इशू बना रही है. ओके, तो ये इशू आपको आई होप कि समझ में आया हो. ठीक है, in 21 center issued a notification under BSF Act standardizing the area over which BSF would have jurisdiction. पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम 15 किलोमीटर से 50 कर दिया. गुजरात रिड्यूस किया गया 80 से 40. राजस्थान 50 ही था, 50 ही रखा. ओके, दिस विल हेल्प BSF discharge its border patrol duty more effectively. Now, public and police order, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस ये स्टेट के अंडर में आता है. बीएसएफ मेनली फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग ट्रांस बॉर्डर क्राइम. ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन कन्फ्लिक्ट में आने का कोई चांस ही नहीं है. इट डज नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स, बट इट हैज टू हैंड ओवर दोज अरेस्टेड एंड कॉन्ट्राबैंड सीज्ड फ्रॉम देम टू द लोकल पुलिस. ठीक है, तो वो तो अरेस्ट करके आपको ही हैंड ओवर करेगी. अगर कोई ड्रग सीज किए तो वो आप ही को हैंड ओवर करेंगे, आर्म सीज किए हैं तो आप ही को हैंड ओवर करेंगे. तो यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं है. In practice, BSF personnel usually work in close coordination with the police and there is no clash of jurisdiction. Okay? The authorities, the BSF to conduct more search and seizure. सिर्फ यहाँ पे आपको अथॉरिटी मिल जाएगी BSF को कि वो और ज्यादा सर्च और सीजर कर सकें. ठीक है, तो ये पंजाब और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बेवजह का इशू बना रही है एज पर दी ऑथर. नाउ ट्रूथ अबाउट इंडियाज बूमिंग टॉय एक्सपोर्ट. अब देखिए टॉय एक्सपोर्ट में हमने ये अचीव किया कि हमने इंपोर्ट कम किया और एक्सपोर्ट ज्यादा किया टॉयज का. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हम नेट एक्सपोर्टर बन गए टॉयज के. पर क्लोजली अगर एग्जामिन की जाए इसको, गवर्नमेंट की ऑफिशियल कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, उसने कहा कि हाँ हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है. बट यहाँ पर आईआईएम लखनऊ ने भी कुछ रिसर्च की, कुछ स्टडी की. उसने कहा देखिए ये जो आप नेट एक्सपोर्टर बने हो ना, इसमें हमें कहीं भी कोई प्रोडक्शन में एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, ये सिर्फ हुआ है जो हमारे आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो हमने लिए हैं, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स. ठीक है, जैसे टैरिफ लगाया हमने, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट किए कुछ, उस वजह से ये ऐसा हुआ है. 14-15 से 2022-23 तक टॉय एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय 239% एंड इंपोर्ट्स डिक्लाइन बाय 52%.
टर्निंग इंडिया इनटू ए नेट एक्सपोर्टर। ये गवर्नमेंट का स्टैंड था जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी। रीजंस एग्जामिन किए जाए। पहली बात तो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो अगर ये प्रोग्रेस करती है तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। बट यहाँ पर दो वजह हो सकती है, या तो प्रोटेक्शनिज्म की वजह से बढ़ा है। अब प्रोटेक्शनिज्म में अगर हम देखें तो देयर इज राइस इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। और उसके अलावा अब ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ये तो हो गया आपका टैरिफ बैरियर, ठीक है, टैरिफ लगा दिया हमने बढ़ा के 60% कर दिया, ओके, ताकि इंपोर्ट करने वाले टॉयज महंगे हो जाएं। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा दिए हमने, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है वो भाई आपको मैं बताता हूँ, ये क्वालिटी के बेसिस पे लगाए जाते हैं। जैसे जो खिलौने आ रहे हैं उसमें लेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हम वो कर देंगे, ठीक है। क्या ये टेस्टिंग हुई है इनकी प्रॉपरली, इस तरह की नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करके हम इंपोर्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ऑल्टरनेटिवली इन्वेस्टमेंट अपस्विंग कुड एक्सपैंड कैपेसिटी एंड ऑगमेंट लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो या तो ये प्रोटेक्शनिज्म की वजह से हो, या फिर आपने ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हो, प्रोडक्शन बढ़ा हो आपके यहाँ, इस वजह से हो। अब फरवरी 2020 में देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं या जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी ऑन टॉयज ये 3 गुना बढ़ा दी हमने, 20 से 60%। उसी तरह नॉन टैरिफ बैरियर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड की, आपने सैंपल टेस्टिंग की है क्या, हर एक कंसाइनमेंट की, ठीक है, तो हमने ये भी बढ़ा दी इस पे। और इसके अलावा फिर भी कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो हमने ये जो कस्टम ड्यूटी थी उसको 60 से बढ़ा के और 70 कर दी, ओके। तो ये प्रोटेक्शन मेजर्स की वजह से देखने को मिलता है। देयरफॉर इट इज हार्ड टू बिलीव दैट इंडिया टर्निंग इनटू नेट टॉय एक्सपोर्टर कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ इंप्रूव डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक, कोई ऐसा डोमेस्टिक सप्लाई नहीं बढ़ा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, कोई कॉम्पिटिटिवनेस भी नहीं बढ़ी है। इंडियाज टर्न अराउंड इन टॉय ट्रेड सिंस 2021 इज द आउटकम ऑफ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म मतलब टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं हम लोग, क्रिएट कर रहे हैं, एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ क्वालिटी एंड ऑल, ओके। सो प्रोटेक्शनिज्म एक लिमिटेड पीरियड तक तो ठीक होता है, ताकि क्योंकि वो आपको एक स्पेस दे देता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कि आप अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है, कुछ हिट एंड ट्रायल लर्निंग वगैरह से अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लीजिए, ताकि आप ग्लोबली कॉम्पीट कर सकें, ठीक है। तो इनिशियली प्रोटेक्शन मेजर लेना ठीक है, एक नए सेक्टर को या एक नई कंपनी को खड़े होने का टाइम दे दिया जाता है थोड़ा सा, बट इट नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज and provision of localized industry cluster specific public infrastructure, okay। so protection measure initially देना is good, but अगर वो लंबे समय तक हो तो फिर वो उन कंपनीज को थोड़ा कैजुअल बना देता है कि गवर्नमेंट तो जो कंपटीशन हमारा फॉरेन से आ रहा है उसको तो कस्टम ड्यूटी लगा के महंगा कर रही है, तो हम आराम से अपना कर सकते हैं काम, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन मेजर लॉन्ग टर्म में इनएफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। सेमीकंडक्टर, इसकी पूरी तरीके से फैब्रिकेशन वगैरह क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इस पे मैं आपको एक मेंस 450 प्लस में लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस करूंगा इसी का दूसरा एस्पेक्ट, दैट इज डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये भी सेमीकंडक्टर के लिए ही आई थी। DLI scheme has approved only 7 startups, that is short of its target of supporting 100 startup over 5 year, ठीक है। तो पहली बात तो कि हम उतना अच्छा टारगेट अचीव कर नहीं पाए। दूसरा, India's $10 billion सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम हैज गिवन मिक्स्ड रिजल्ट। हमने सेमीकॉन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मैंने बताया भी था उस लेक्चर में आपको, $10 बिलियन तक का, ठीक है। तो इसने थोड़े मिक्स रिजल्ट दिए। फर्स्ट इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सेमीकंडक्टर इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट्स पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी थी, ये इसका फर्स्ट गोल था। सेकंड, स्पेशली स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग सेक्टर्स, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिफेंस, इनमें। दूसरा, टू बिल्ड सप्लाई चेन रेसिलियंस बाय इंटीग्रेटिंग इनटू सेमीकंडक्टर ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जैसे एक कंट्री में डिजाइनिंग हो जाती है, दूसरे में जाके फैब्रिकेशन हो जाता है, ये थर्ड में उसका कोई बैक एंड ऑफिस वगैरह क्रिएट कर लीजिए, इस तरीके से ग्लोबल वैल्यू चेन। और ये अलग अलग कंट्रीज में बिखरी हुई रहती है, ठीक है। जैसे एप्पल है, उसकी डिजाइनिंग कहीं और हो जाती है, उसकी असेंबली कहीं और हो जाती है, फैब्रिकेशन, उसमें लगने वाली चिप्स वगैरह कहीं और बन जाती हैं, उसके हेडफोन कहीं और बन जाते हैं, ओके, अलग अलग कंट्रीज में। तो वो कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। तो सेकंड, तो हमें इस ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट होना था खुद को, दैट वाज सेकंड गोल ऑफ द मिशन। थर्ड इज टू डबल डाउन ऑफ इंडियाज कंपैरेटिव एडवांटेज दैट इंडिया प्ले होस्ट टू डिजाइन हाउसेज। अब देखिए इंडिया में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की डिजाइनिंग ऑफिस हैं, इंडिया डिजाइनिंग में अच्छा है, इवन काफी सारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो डिजाइनिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपना ये जो एडवांटेज था इसको भी एनकैश करना था,
तो ये 3 हमारे मेन गोल थे ऑफ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। ओके, तो ये आपका अपने आप में एक प्रीलिम्स का टॉपिक तैयार होता है। नाउ दीज गोल्स, all these goals will help cement India's status as a semiconductor powerhouse. However, our resources are limited. Stimulating the design ecosystem is less capital incentive than the assembly storage. ठीक है, क्योंकि डिजाइन करना इतना ज्यादा, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, बट असेंबली यूनिट लगानी है तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। Bolstering this stage can help establish strong forward linkage to an up and coming fabrication assembly industry। ठीक है, तो हमारी जो डिजाइनिंग इंसेंटिव थी वो इसको टारगेट कर रही थी। ठीक है, जैसे डिजाइनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद बनने जाएंगे तो असेंबली यूनिट में जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे जाके वो जहां पे मोबाइल और जिन जिन फील्ड में यूज होना है उसमें यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम इस स्टेज पर अपनी पावर कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग लेकर आए थे डिजाइन लिंक इंसेंटिव। क्लियर, ये स्कीम मैं आपसे अलग से डिस्कस कर दूंगा। नाउ फर्स्ट, देयर हैज बीन लैकलस्टर अपटेक ऑफ द स्कीम। ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया नहीं इस स्कीम का। सो व्हाट द रीजन? फर्स्ट, क्योंकि ये मैंडेट करता है कि बेनिफिशियरी स्टार्टअप जो होगा उसे अपना डोमेस्टिक स्टेटस मेंटेन करना होगा फॉर एटलीस्ट 3 years, अगर उसने इंसेंटिव रिसीव करें, एंड दे कैन नॉट रेज मोर देन 50% ऑफ देयर रिक्विसाइड कैपिटल वाया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रोविजन क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए, अगर आप 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू ले आते हो ना, तो जो ओनरशिप है, ठीक है, वो फॉरेनर्स के हाथ में चली जाती है, तो फिर वो कंपनी डोमेस्टिक रह ही नहीं जाती है। राइट, तो गवर्नमेंट ये शो करना चाहती है कि नहीं, हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस करें, ओके, हमारी खुद की हो। तो इसके लिए ये मैंडेटरी प्रोविजन रखा गया कि आप अपना डोमेस्टिक स्टेटस चेंज नहीं कर सकते 3 साल तक, और उसके अलावा आप 50% से ज्यादा आपकी जो कैपिटल की जरूरत है वो आप एफडीआई के थ्रू नहीं ले सकते। सेकंड, सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूजुअली ओनली पेस ऑफ इन लॉन्गर टर्म। ठीक है, आज शुरू करोगे 5-6 साल लग जाते हैं सबको सेटअप करने में। And funding landscape for chip startup in India continues to be challenging. Funding is a big issue. Okay, this funding is a big issue. Now, there is lack of success stories caused by absence of mature startup funding ecosystem for hardware products in India, reducing the risk appetite for domestic investor. Now, the DLI beneficial startups could be bridged by equity financing, bringing in foreign fund. तो ये कहता है कि ये जो आपने लिमिट लगाई है इसको आपको चेंज करना चाहिए ताकि फॉरेन कैपिटल इसमें ज्यादा आ सके। ओके, और जो इंसेंटिव जो आपने दिए हैं काफी मॉडेस्ट हैं, बहुत कम है, 15 करोड़ 30 करोड़, इससे कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, दिस विल नॉट मेक अप फॉर दी व्हाट यू आर लूजिंग आउट ऑन एक्सेस टू क्रूशियल लॉन्ग टर्म फंडिंग। आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए क्योंकि रिजल्ट इस फील्ड में आपको लेट दिखते हैं। इट इज therefore crucial to delink the ownership from development of semiconductor design and adopt more startup friendly investment। तो अब ये जो ओनरशिप वाला कंसेप्ट है आपका, ठीक है, इसको आप जरा डीलिंक कीजिए फिलहाल के लिए। The primary aim of DLI scheme should be to cultivate semiconductor design capabilities। हमें अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने पे फोकस देना चाहिए फिलहाल के लिए। ओके, ताकि ये पूरा सेक्टर ऑर्गेनिकली इवॉल्व हो, लोकल टैलेंट अपने आप डेवलप होगा और कल को आगे चल के वो खुद अपनी इंडिजिनस कंपनी सेटअप करेंगे इस फील्ड में। ठीक है, तो फिलहाल हमें ओनरशिप पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर। राइट, so the broader objective of facilitating design capabilities for a wide array of chips within the country, so long as the entity engaging in the design development process registered in India। ठीक है, आप बस ये देखिए कि जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, वो रजिस्टर तो इंडिया में ही है ना। ठीक है, उसकी ओनरशिप कहीं की भी हो। राइट, क्योंकि अभी आप बस ये सेक्टर को इवॉल्व होने दीजिए ताकि हम लोग कैपेबल लोग डेवलप कर पाए। ठीक है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाए अपने लोगों की, और कैपेसिटी बिल्डिंग होने के बाद कल को ये लोग खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, वो भी इंडिजिनसली, तो इंडिया अपने आप प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो ओनरशिप वाला जो फोबिया है उसको हटाइए, बस इंश्योर कीजिए कि रजिस्टर इंडिया में हुई हो। ओके, फॉरेनर्स को लेके आने दीजिए कैपिटल, उनकी कैपिटल, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमें कैपिटल की जरूरत है। राइट, तो ये इस आर्टिकल का पूरा क्लक्स थी, 3-4 बातें। The financial outlay of the scheme must be enhanced substantially to support this policy shift. नेक्स्ट इज ये जो हमारा सीडैक है। अब देखिए सीडैक में क्या प्रॉब्लम है। ये नोडल एजेंसी है जो प्रपोजल्स को एग्जामिन करता है इस फील्ड में, बट दिक्कत ये है कि ये सीडैक अपने आप में भी एक मार्केट प्लेयर है, यानी कि खुद भी कॉम्पिटिटर है, ये भी उसी फील्ड में काम कर रहा है, तो देयर इज क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन खुद भी प्रोग्रेस करना चाहता है उसी फील्ड में, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रपोजल को एग्जामिन भी कर रहा है परमिशन देने के लिए, सो देयर इज ट्रूली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें एक ऐसी एजेंसी बनाने की जरूरत है अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो
प्रोवाइड करे एफिलिएटेड स्टार्टअप्स को एक्सेस टू नेटवर्क ऑफ मेंटोर्स, इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एडिशन टू डिस्पर्सल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अंडर दी स्कीम्स। ओके, तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे स्कीम को लेकर, बाकी ये स्कीम मैं आपके साथ अलग से भी डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे लद्दाख का कहना है कि आप जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, जो पीओके में आता है, ठीक है, वो भी लद्दाख का ही एरिया माना जाए और वहां के लिए भी सीट रिजर्व की जाए। अभी लद्दाख जो कंट्रोल किया जाता है वो दो जगह से किया जाता है, 2 हिल काउंसिल बनाए गए हैं, लेह में और एक कारगिल में। ये डिमांड कर रहे हैं हमें फुल फ्लेजेड लेजिस्लेचर दीजिए और इसके अलावा हमें स्टेटहुड प्रोवाइड कीजिए लद्दाख को, अपना खुद का स्टेटहुड। और इसके अलावा ये चाहते हैं कि हमारे पूरे रीजन को 6th शेड्यूल में डाला जाए कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो ये दो इनकी मेन डिमांड है। यहाँ पे इसराइल भी ने के भी कुछ 24 सोल्जर्स की जान गई है, ठीक है। अभी तक टोटल इनके खुद के भी 221 सोल्जर मर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट के कि अब ये बताइए आप पर्पस क्या है आपके ऑपरेशन का, ठीक है। हमास को लगभग आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर यूएस और यूके जो हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा की है और फिर इन रेबल्स ने कहा भी है हम भी हिट बैक करेंगे दोबारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, हम पहले इकोनॉमी में समझ चुके हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी चीज में जैसे कि आपने ब्रिज बनाया, ठीक है, फिर वहां से टोल कलेक्ट किया जाएगा तो आपको एक इनकम मिलेगी उससे, राइट, यू विल अर्न समथिंग, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो आपको कल को रिटर्न देंगे उन्हें हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट को एफआरबीएम एक्ट के अंडर में अपना एक फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सेट करना पड़ता है, ठीक है, और उसके अंडर में ही रहकर अपने खर्चे करने होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से कम हो रहा है बट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बढ़ रहा है, सो दैट इज गुड थिंग, ठीक है। आगे चलते हैं साइंस पेज पर। ओके, नो सी, यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि रेडियो वेव्स एमिट करते हैं हमारे जो स्टार्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नाउ वी नो टुडे दैट दी पहला पल्सर जो डिस्कवर किया गया था उसका ये नाम है, अभी ये सब हम समझ रहे हैं क्या होते हैं। सी, हमने पिछले अपने एक डिस्कशन में समझा था अबाउट द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर इन ए ग्रुप, दे आर नॉट अलाउड टू हैव द सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। ये पॉइंट हमने उस टाइम भी समझा था कि ये न्यूट्रॉन्स कभी भी सेम एनर्जी लेवल पर नहीं रह सकते, ठीक है। और हर एक न्यूट्रॉन कोशिश करता है कि मैं सेटल हो जाऊं सबसे लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल पर, बट अगर वो एनर्जी लेवल किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिया तो ये अगला करेगा, ठीक है। नाउ इफ ग्रेविटी ट्राइज टू कंप्रेस दिस कलेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इनवर्ड, ठीक है, अगर ग्रेविटी आप पुश करें उन सबको एक ही लेवल पर सेटल करने की कोशिश करें तो नहीं, दे आर नॉट एबल टू मर्ज, okay, their inability to merge into a common energy level will resist with an outward pressure, ठीक है। तो आपको ये 3-4 पॉइंट अभी समझ आए। न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कभी भी एक सेम एनर्जी लेवल पर नहीं सेटल हो सकते, हमेशा लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है हर एक न्यूट्रॉन। अगर ग्रेविटी के थ्रू हम लोग कोशिश करें भी पुश करके कि ये सेटल हो जाएं एक साथ, ठीक है, हम इनवर्ट पुश करें भी तो नहीं, वो मर्ज भी नहीं होते आपस में और उनकी ये जो एनर्जी होती है वो रेसिस्ट करती है और वो एक आउटवर्ड प्रेशर लगाती है। Okay. Now read this point. When heavy star dies, their cores implode. If they are heavy enough, they become black holes. ठीक है, that is ये बात क्लियर है। But if they are not heavy, they will collapse just enough to form a ball of neutrons. With gravity not being strong enough to overwhelm their outward pressure, this compact superdense object is called as neutron star. तो यहाँ पे आपने न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जान लिया कि ये होता क्या है, ठीक है, राइट। तो ये इतना समझ में आया। नाउ अब यहाँ पे इन लोगों को क्या हुआ है कि इनको एक सिग्नल्स मिले हैं, दिस सिग्नल्स केम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल पैच ऑफ स्काई एंड दे रिपीटेड फ्रीक्वेंटली लेट साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई पल्सर्स एज द रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, ठीक। तो इन्हीं रोटेटिंग स्टार्स को उन्होंने पल्सर कहा। नाउ फिजिसिस्ट फाउंड दैट दिस रोटेशन ऑफ दीज न्यूट्रॉन स्टार्स स्लोड ओवर टाइम, दिस इज वन पॉइंट कि इनका जो रोटेशन था इन न्यूट्रॉन्स का ये ओवर द टाइम स्लो हो गया। तो जो एनर्जी इन्होंने सेव की स्लो डाउन होकर, this energy saved by reducing the rotation rate was used to accelerate electric charge outside the star, thus producing the radio signals जो हम लोगों ने रिसीव किए हैं, बट 1969 तक ये सब कुछ माना जाता रहा और सब कुछ ठीक चल रहा, बट 1969 में इन लोगों को मिला कि देयर इज एन एब्रप्ट एंड ब्रीफ इंक्रीज इन द रोटेशन रेट ऑफ पल्सर। हम तो मान रहे थे कि ये स्लो होते जाते हैं इनका रोटेशन, बट 1969 में एकदम से आपने ये ऑब्जर्व किया कि
कुछ देर के लिए इनकी स्पीड वापस से बढ़ती है, फिर वापस से नॉर्मल हो जाती है कि तो इसे कहा गया ग्लिच. सो ड्यूरिंग ए ग्लिच द रेट इंक्रीज ब्रीफली बिफोर रिलैक्सिंग टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. Now, neutrons inside the star were in a slippery, frictionless state, which physicists called as superfluid. तो अब इन ग्लिचेस का ओरिजिन क्या है? अब इतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस अब 2 पॉइंट और जानेंगे इससे रिलेटेड. न्यूट्रॉन स्टार इज 20 किलोमीटर वाइड स्फीयर विद ए सॉलिड क्रस्ट एंड ए कोर, एंड द क्रस्ट बिलीव टू बी लैटाइस या आयरन लाइक न्यूक्लियाई कह लीजिए. इट इज इंटरस्पर्स्ड विद न्यूट्रॉन सुपरफ्लूइड. ठीक है, एक क्रस्ट होगी, ठीक है, और इसके अंदर जैसे अगर ये क्रस्ट है तो अंदर ये होगा हमारा पूरा एक सुपरफ्लूइड. दिस कोर प्रिडोमिनेटली कंटेन्स द सुपरफ्लूइड एंड नो सॉलिड पार्ट्स. ठीक है, ये पूरा सुपरफ्लूइड होता है, इस कोर में कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं होता है. ओके, बस इतना ही जानना था हमें इस टॉपिक में. आगे चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ. ओके, काफी लोग आए कल. 5 लाख से ज्यादा विजिटर गए फर्स्ट टाइम दर्शन करने के लिए राम मंदिर में. 5 लाख. सिटी पे छोड़िए, इट्स ऑल अबाउट क्राइम एंड नथिंग मोर. मॉलडीव्स वाला हमने जान लिया, चाइनीज वेसल जो आ रहा है वहां पे. यहाँ पर म्यांमार का इशू है, ये हम अब तक आई थिंक समझ चुके हैं. अगर आपने पिछले 1-2 डिस्कशन देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे क्या है ये फ्री मूवमेंट रिजीम. ठीक है, ये बॉर्डर है अगर तो 16 किलोमीटर इधर तक जा सकते हो, 16 किलोमीटर इधर तक जा सकते हैं. राइट, मिजोरम में जो लोग रहते हैं, ओके, दिस कुकी चिन, इनके रिलेशन है इस तरफ, एथनिक टाइज है इनके. तो यहाँ पर मिलिट्री जो थी म्यांमार की, उसने इनको असॉल्ट करना शुरू किया, यहाँ पे फाइटिंग शुरू हुई. तो ये सारे के सारे भाग कर आ गए मिजोरम की तरफ से. ठीक है, सेंटर ने 2 डायरेक्शन दिए कि पहला तो बॉर्डर फेंसिंग कर दो, तो मिजोरम ने नहीं माना. ठीक है, कि ये हमारे ही लोग हैं, हम नहीं कर सकते. दूसरा, इनके बायोमेट्रिक्स रखो ताकि कल को इनको वापस भेजा जा सके. तो ये भी मिजोरम में मानने से मना कर दिया, ये भी कर दिया, मना कर दिया. ठीक है, देखिए इन लोगों ने क्या किया, ये जो हिल चीफ हुआ करते थे मिजोरम में कुकीज, इन लोगों ने इवन मणिपुर के टेरिटरी में भी जो हिली एरियाज हैं वहां पर इनको सेटल कर दिया, जो इलीगल माइग्रेंट्स आए म्यांमार से. ठीक है, तो एक तो ये मणिपुर के लिए इशू बन गया. तब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो इतनी बड़ी बॉर्डर है हमारी म्यांमार के साथ, इसको हम पूरी तरीके से फेंसिंग करेंगे एंड फ्री मूवमेंट रिजीम 16 किलोमीटर वाली इसको एंड करेंगे. ये रिजीम शुरू हुई थी 2018 में, ताकि लोग जो एथनिक टाइज इनके आपस में, वो 16 किलोमीटर तक दोनों साइड जा सकें, मिलने जुलने, अपने बिजनेस करने, कमर्शियल. ठीक है, विदाउट एनी वीजा. अब ये जो मिलिट्री जनता आई, इसने प्रोसिक्यूट करना शुरू किया कुकी चिन पीपल को म्यांमार में. So this resulted in influx of Myanmari refugees in the country's northeast, and this instability has sparked security concern in Delhi. Trafficking, arms, drugs वगैरह की trafficking होने लगी है. Undermining people to people relation can cause heartburn amongst the tribal group. तो अब जो गवर्नमेंट इसको सील करने की बात कर रही है बॉर्डर को और फ्री रिजिम को खत्म करने की बात करी, तो ट्राइबल ग्रुप्स में एक तरह का हार्ट बर्न देखा जा सकता है. ठीक है, लाइक कुकीज इन मिजोरम एंड मणिपुर हु शेयर किनशिप टाइज विद म्यांमार चिन कम्युनिटी. ठीक है, और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा, अपोज भी किया है इसको, फेंसिंग को, और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है. उसी तरीके से इंडिया हैज चोजन टू डू बिजनेस विद मिलिट्री रिजीम. जब यहाँ पर मिलिट्री ने टेक ओवर किया म्यांमार में, तो हमने क्रिटिसाइज नहीं किया था उसको, क्योंकि हमारे लिए कंसर्न ये था कि अगर म्यांमार की आर्मी हमारे अगेंस्ट हो गई तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इनको एक सेफ हेवन मिल सकता है वहां पर, और हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी भी अफेक्ट हो सकती है. तो हमने क्रिटिसाइज नहीं किया मिलिट्री रूल को वहां पर. ओके, बट अब ये पूरा एक बैटल ग्राउंड बन चुका है बिटवीन द जनता और वहां की ऑपोजिशन जो एथनिक ग्रुप्स थे, जिनकी भी लड़ाई हो रही है. बट वहां पर भी चाइना ने सीज फायर कराया है. और मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो रोल यूएस करता था वर्ल्ड ओवर, जैसे पैलेस्टीन इसराइल में अब्राहिम अकॉर्ड कराना, ये सब रोल अब चाइना करा रहा है. चाइना को कहीं ना कहीं वर्ल्ड एक ऐसी पावर के रूप में भी देख रहा है जो मीडिएशन करवा सकता है. ठीक है, तो मिजोरम प्रोवाइडेड सेंचुरी टू दीज रेफ्यूजीज कुकी कम्युनिटी ऑफ इलीगली सेटलिंग द इमिग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार. ठीक है, ये जो बीरेन सिंह है मणिपुर के, उन्होंने एक्यूज भी किया है मिजोरम के हिल चीफ्स को. नाउ यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं 26 जनवरी के लिए. तो जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए थे बेस्टिल डे परेड के लिए, तो वहां पर साइन किया था हमने होराइजन 2047, एन एम्बिशियस न्यू फ्रेमवर्क टू एडवांस कॉपरेशन इन डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड अदर एरियाज. ठीक है, तो ये बेस्टिल डे परेड में जब गए थे प्राइम मिनिस्टर, तब की बात है, वहां पर ये सब चीजें हुई थी. इसके अलावा इंडिया बाइंग 26 राफेल मराइन
एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फ्रांस की हेल्प से, एंड प्लान्स टू ट्रांसफर जेट इंजन टेक्नोलॉजी टू इंडिया। तो ये 3 चीज़ हम फ्रांस से चाहते हैं। बट अनलाइक द यूएस के साथ भी हमने ये सब डील की है, बट अभी तक उनकी पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ओके, तो अनलाइक द यूएस, फ्रेंच एग्जीक्यूटिव इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, एंड इट कैन पुश थ्रू एग्रीमेंट्स पर्पसफुली। तो रैपिडली चेंज हो रही है पूरे रीजनल इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, जो हम रोजाना डिस्कस कर ही रहे हैं न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है, अब यूरोप में क्या चेंज हो रहा है जो फ्रांस को इंडिया की तरफ देखने पे मजबूर कर रहा है? फर्स्ट, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो था अगेंस्ट रशिया, वो स्टॉल हो चुका है। ठीक, और दूसरी तरफ अब तो यूरोप में भी कई कंट्रीज कहती हैं कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। ठीक है, फाइनेंशियली हमारा लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। यूएसए में कांग्रेस में एक पार्टी है रिपब्लिकन, उसने भी कहा है कि हम इसराइल वॉर पर फोकस करें, इसराइल की मदद करें और यूक्रेन को एड देना बंद करें अब। ठीक है, तो यूक्रेन वीक पड़ रहा है यहाँ पर। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो इसराइल का इशू है, और ये वॉर और ज्यादा वाइड होती जा रही है, स्पेशली इन रेड सी एरियाज, हाउथीज की वजह से। तो ये भी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड इज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है, एंड दिस हैज जनरेटेड फियर ऑफ रिन्यूड पॉलिटिकल चाउस एंड रेडिकल रीडायरेक्शन ऑफ पॉलिसीज इन वॉशिंगटन। ठीक है, और वो बहुत रेडिकल आदमी है। No, there is a greater challenge for Europe. There is renewed hostility in Washington to Transatlantic Military Alliance NATO, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसके बहुत अगेंस्ट था कि नाटो में पूरा खर्चा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए ने ले रखी है, और ये यूरोपियन कंट्रीज जो अच्छी खासी रिच हैं, ये फंडिंग भी नहीं देती उतनी ज्यादा और मैन पावर भी सप्लाई नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये ट्रंप कहीं ना कहीं था कि नाटो में यूएसए उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना ईयू करेगा, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कोई यूएसए ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ली है, और यूएसए ने कोई गारंटी नहीं ली है कि वो यूरोप को सिक्योर करेगा। ठीक है, तो ये यूरोप के लिए एक चैलेंज बनेगा अगर ट्रंप वापस आता है तो। यूएसए में दिस रिपब्लिकन पार्टी ऑपोजिशन टू फर्दर मिलिट्री सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड ट्रम्प्स प्रिज्यूम्ड प्रेडिक्शन कि हमें डील साइन करनी चाहिए। उन्होंने अलग से पावर से बाहर रहते हुए कई बार बयान दिया कि हम यूक्रेन में एक तो अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा हमें रशिया के साथ कोई डील साइन कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रंप हैज प्रॉमिस टू जंक द फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। वो बिलीव ही नहीं करता इस चीज में, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज में। इंट्रोड्यूस अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ एंड इम्पोर्ट्स, और ये मानता है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी, हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो इस पे वो टैरिफ लगाने की बात करते थे। डिमांड ए रीनेगोशिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद अलाइज इन यूरोप एंड एशिया। ओके, तो ये सब ट्रंप के आने के फियर हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को फिर से एक बार डिस्टर्ब करेंगे। उसकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मेरे यहाँ करो, मेरे लोगों को जॉब दो, क्या जरूरत है आपको चाइना में जाके मैन्युफैक्चरिंग करने की, राइट। दूसरा, तो वी नीड ए कोलिशन टू लिमिट द डेंजर ऑफ अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म एंड डेंजर्स ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएस एक्टिविज्म ऑन कश्मीर एंड इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रोलिंग बैक इंडियाज न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। ये तब की बात है जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बट फ्रांस ने कहा था देखिए इंडिया को आइसोलेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, बल्कि हमें उसको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में। अभी जीएनओ जो है ना, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, इस पे एक प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा आपको मेंस की 450 प्लस सीरीज में, मैंने बनाया हुआ है पहले से, लिस्ट में जाके देख लेना, उसको एक बार समझ लो, वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। France has extended solid support in UNSC in blocking China's attempt to internationalize the Kashmir dispute in 2019। पहले क्या है कि P5 में जो कंट्रीज है ना, उसमें हमारे पास रशिया सबसे रिलायबल पार्टनर था। ठीक है, यूएसए, यूके कई बार थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ टिल्ट रखते थे जब बात कश्मीर मैटर की आती थी, बट फ्रांस ये हमारा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। जब भी कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की बात की गई है तो इसने उसको वीटो किया है। ठीक, रही बात चाइना की, तो वो तो हमेशा से हमारे अगेंस्ट थे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट से बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना, रशिया क्योंकि आइसोलेट है इस वक्त अपनी वॉर की वजह से, और रशिया चाइना का अलायंस बहुत स्ट्रांग बन रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। तो अब हम ये रशिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया के किसी इशू पर वो वीटो कर देगा यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, और यूएसए यूके काफी प्रैग्मेटिक हैं, वो इशू बेस्ड के हिसाब से करते हैं, बट फ्रांस हमारा सबसे स्ट्रांग एंड रिलायबल पार्टनर है इस वक्त यूएनएससी में, कि अगर कोई इशू आता है तो वो वीटो कर देता है उसे। यहाँ पर एआई एरा इन पॉलिटिक्स, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक, इनका तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की इतनी बढ़िया कॉपी करेगा ये कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये रियल में इसने बोला है या ये डीप फेक से बनाया गया है। ठीक है, हेजन ये एक एआई पावर्ड वीडियो जनरेटर है दैट नॉट ओनली ट्रांसलेट द स्पोकन लैंग्वेज बट परफेक्टली मैचेस द वॉइस एंड लिप मूवमेंट। अब देखिए जब जब हम लोग ये हिंदी डब मूवी देखते हैं, कोई हॉलीवुड मूवी, अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो डायलॉग आ रहा है हिंदी में, वो उस एक्टर के या एक्ट्रेस के लिप के साथ सिंक नहीं होता है,
राइट? तो वो समझ में आ जाता है कि ये डब है। तो ऐसा ही कोई डीप फेक में होता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये जो बनाया ना हेजन, इसने एक बना के दिया है जहां पर वॉइस एंड लिप मूवमेंट बिल्कुल सिंक में है। ठीक है, सो इट इज इम्पॉसिबल कि ये इम्पॉसिबल है डिटेक्ट करना कि यार ये तो उससे बनाया गया है, फेक है ये वीडियो। ठीक है, अगर आप लिप और वॉइस को सिंक कर दो बिल्कुल, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि इसने ये रियल में बोला है इस पॉलिटिशियन ने या फेक वीडियो है। ओके, तो ये जो एआई का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ये फ्यूचर शेप करेगा पॉलिटिक्स का। आज सपोज कीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कुछ ऐसा बुलवा दीजिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को इंसल्ट लगे। ओके, तो इस तरह की चीजें आएंगी। 76 कंट्रीज विल हेड टू पोल्स इन 2024 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा वोटर्स हमारे पास है। Democracy feels like a lofty ambition when the truth is easier to distort than ever before. The generative AI boom has made the production and distribution of misleading fake content cheaper, faster, and hyper realistic. Today, it is easier to make fake reality, but it is also easier to dismiss the reality altogether. Okay? कुछ लोगों ने गलत चीज बोली भी होगी ना, और उसके बाद फिर वो भी पलट जाएंगे कि नहीं ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो डीप फेक से बनाया गया है वीडियो। ठीक है, जैसे आप बोल दीजिए कि 2000 के नोट में चिप है, उसके बाद फिर आप बाद में गलत प्रूफ हो जाए तो कह दीजिएगा नहीं वो तो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था वो वीडियो, मेरा वो रियल वीडियो है ही नहीं। ठीक है, तो ये मिसलीडिंग फेक कंटेंट तो क्रिएट करेगा ही करेगा, बट साथ में जो रियल कंटेंट है उनको भी फेक साबित कर देगा। राइट? Now, the silencing of civic space is intentional and targeted. अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और इनके थ्रू कैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को साइलेंट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, इस पे आपको मेंस 450 प्लस में कल ही लेक्चर दिया है मैंने, तो प्लीज वहां से देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। With the growth of funded organization replacing people's movement or community-based collective civil society organizations are implementing programs instead of mobilizing people's power to challenge the system. अब सिविल सोसाइटी का मोस्टली काम होता था कि गलत चीजों को हाईलाइट करना, सिस्टम को चैलेंज करना, सिस्टम की गलत हरकतों को चैलेंज करना। बट आजकल वो बस एक गवर्नमेंट का आर्म बन के रह गए कि अगर आप हमारी पॉलिसीज को, हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करके इंप्लीमेंट कर रहे हो, वर्क कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में आपको अलग अलग चीजें करके बैन कर देंगे, जैसे सीपीआर को किया, सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च को, कि आपकी जो रिपोर्ट है वो करंट अफेयर का पार्ट है एंड इट इज बैंड। उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। The antidote to AI powered elections includes better platform safety and government regulation. Social media has created a platform for us to aggregate our communities to protest or distribute our opinion, but it has yet to create the conditions for relational community building and leadership. India has its own rich tradition of building power for most vulnerable, but just a few many community-based organizations driving justice. We need to create, join, and fund more people-powered models of civic action. Electoral threats may seem concentrated online, but ammunition to fight them lies in the vibrancy of our collective power. Okay, तो वो एक अच्छा concluding point है आपके लिए। ये सब छोड़िए, ये सब आपके एग्जाम के काम का नहीं है। ओके, चाइना ने अश्योर किया पाकिस्तान को सपोर्ट का कि आपकी सॉवरेनिटी के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे अगर कोई एयर स्ट्राइक करता है आपकी टेरिटरी में। तो ये वो तो चाइना पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के फेवर में बोल देते हैं, ईरान जाते हैं तो ईरान के फेवर में बोल देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ओके, सेंटर्स एम्बिशियस एआई मिशन मे सून हेड फॉर कैबिनेट अप्रूवल। ठीक है, इसमें आउटले दिया जाएगा 10,000 करोड़ का, और हमारा गोल क्या है? गवर्नमेंट वांट टू develop its own sovereign AI, build computational capacity in the country, and offer compute as a सर्विस टू इंडिया स्टार्टअप। ठीक है, तो ये तीन इसके गोल हैं जो हम एआई मिशन लॉन्च करना चाहते हैं। इसके अलावा द एम वाज टू एस्टैब्लिश द कंप्यूटिंग पावर्स ऑफ एआई विद इन द कंट्री, will provide better services to startups and entrepreneurs, and also promote AI applications in the sectors of agriculture, healthcare, and education. ओके, तो जब जब ये लॉन्च हो जाएगी स्कीम, तब हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, इट हैज बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट। ओके, पहली बार हम फोर्थ लार्जेस्ट बने वर्ल्ड के, हांगकांग को सरपास करके। वो कहीं आपको काम नहीं आएगा बताने में। रूफटॉप सोलर प्लांट, अब आपको पता है कि हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कुछ कि हम 2020 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल पावर एनर्जी जनरेट करेंगे। इसमें से 100 गीगावाट हमारी आएगी सोलार से, इसमें से 60 हटा दीजिए, बड़े बड़े प्लांट से आएगी 40 गीगावाट हमारी आनी चाहिए रूफटॉप से।
यानी घरों की छतों पर। अब ये रूफ टॉप दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग से भी आ सकती है आपके हमारे घर से, ठीक है, या फिर ये कमर्शियल बिल्डिंग से भी आ सकती है, जैसे शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड सो ऑन से, ठीक है। बट ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हम लोग इसमें, ठीक है। तो अब इसी को रेसिडेंशियल पे ही एनकरेज करने के लिए अब हमने क्या लॉन्च किया कि 1 करोड़ हाउस होल्ड तक अंडर दी स्कीम सूर्योदय, सीधे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पर हम रूफटॉप सोलार को प्रमोट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ओके, और हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं नाउ। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है सूर्योदय मिशन टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर systems on 1 crore houses. This will not only reduce the electricity bills of the poor and middle class, but also made India self-reliant in energy sector. The installation of the solar system on rooftop has been ongoing project government program for more than a decade, but this will give a fresh push to decentralize solar power in the country. Now 2014 में गोल रखा गया था कि हम इंस्टॉल करेंगे 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 22। इसमें से 40% यानी 40 गीगावाट आनी चाहिए ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम से। While the installed solar power capacity बड़ी तो है पिछले एक डेकेड में, ओके, बट ये जो 100 गीगावाट का टारगेट था ये हमने मिस कर दिया है। हम इंस्टॉल कर पाए हैं सिर्फ 73 गीगावाट, ऑफ विच रूफ टॉप पावर सिर्फ 11 गीगावाट है, जबकि टारगेट कितना था 40 का, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट कितना था आपका 100 का, बट हम लोग नहीं अचीव कर पाए। हमने सिर्फ 73 गीगावाट अचीव किए टोटल, 100 नहीं कर पाए, और जो रूफ टॉप से 40 करनी थी उसमें सिर्फ 11 गीगावाट कर पाए। तो वैसे तो हमने रीजन दे दिया कि ये कोविड पैंडेमिक आने की वजह से हुआ, बट उससे पहले भी इसमें जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई थी। नाउ दिस 40 गीगावाट टारगेट फॉर रूफटॉप सिस्टम इज नाउ सपोज टू बी अचीव्ड बाय 2026, ठीक है। तो इसी को एक फ्रेश इंपिटस देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार हम सर्टेन नंबर ऑफ हाउस होल्ड को टारगेट करेंगे। हम कैपेसिटी टारगेट नहीं कर रहे हैं, पहले हमने कहा था हम 40 गीगावाट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा था कि कितने घरों पर या कितनी बिल्डिंग्स पे लगा जाएगा। अब की बार हमने हाउस होल्ड्स को टारगेट किया, तो दोनों में फर्क है। पहले हम एनर्जी कैपेसिटी को टारगेट कर रहे थे, अब हम सिर्फ नंबर ऑफ हाउस होल्ड को टारगेट कर रहे हैं। इट इज एम प्राइमरीली एट इंडिविजुअल हाउस होल्ड दैट हैव रिमेन्ड लार्जली अनटैप्ड बाय ऑनगोइंग स्कीम्स ऑन रूफटॉप, ठीक है। रेसिडेंशियल सेक्टर currently account for just 20% of the installation of rooftop solar capacity। अब देखिए ये जो 11 गीगावाट भी हमने अचीव किया है ना रूफटॉप, तो वो अधिकतर कमर्शियल बिल्डिंग से आया है, शॉपिंग मॉल से, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, स्कूल्स, इनसे आया है, ठीक है। रेसिडेंशियल घरों से नहीं आया इतना, ठीक है। और या फिर सोलर पार्क हमने बनाए हैं बड़े बड़े। सो बल्क ऑफ दिस करंट इंस्टॉलेशन हैपेंड इन द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। रेसिडेंशियल बिल्डिंग अभी भी अनटैप्ड है। अगर एक रिपोर्ट का माने हम तो 25 करोड़ हाउस होल्ड्स अक्रॉस द कंट्री हैज पोटेंशियल टू डिप्लॉय 637 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी ऑन रूफटॉप। ये बहुत होती है, ठीक है, इतना पोटेंशियल है हमारे पास। इवन अगर इसका हम 1/3 भी टैप कर लें तो दिस इज इनफ टू मीट इंडियाज एंटायर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेसिडेंशियल सेक्टर। जितनी घरों से डिमांड आती है ना वो पूरी हो सकती है अगर हम अपने पोटेंशियल का 1/3 भी सक्सेसफुली हार्नेस कर लें तो, बट नॉट ऑल दिस इज फिजिबल ऑफ कोर्स। बट रिपोर्ट कहती है कि अबाउट फिफ्थ ऑफ दिस पोटेंशियल दैट इज अबाउट 100 गीगावाट इज सर्टेनली डूएबल। आउट ऑफ दिस 657, 118 गीगावाट एटलीस्ट ए फिफ्थ ऑफ पोटेंशियल तो easily doable है। Now the potential for rooftop solar is available uniformly across all state and regions, unlike the concentrated generation of electricity through large solar park। लार्ज सोलर पार्क बनाने आपको तो वो कुछ ही स्टेट में बन सकते हैं, जैसे गुजरात में बन सकता है, राजस्थान में बन सकता है, ठीक है। लेकिन रूफटॉप की बात आती है ना तो वो आप पूरे इंडिया में कहीं भी लगा सकते हो, उतनी सनलाइट तो सभी घरों पे पड़ती है। दिस विल एंश्योर आवर एनर्जी सिक्योरिटी, इफेक्टिंग ए ट्रांजिशन टू नॉन फॉसिल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस। हमने 2030 तक गोल रखा है 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज। ओके, दिस शेयर हैज ऑलरेडी रीच 43%, तो 50 भी बहुत जल्दी अचीव हो ही जाएगा। India's electricity demand is expected to rise sharply. The government will have to incentivize the installation of rooftop solar on individual household. Okay, this will enable and empower the distribution companies as well. Okay, rest is just sports news. Okay, so do join that brainstorming session and means 450 plus program, क्योंकि ultimately it's not like कि आप जब आपका प्री हो जाएगा तो मेंस की तैयारी आप 80 days में कर लोगे। नो, those 80 days is only for writing practice.
ठीक है। आपके पास ये जो प्रैक्टिस होती है स्पेशली ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ये डेली बेसिस पे जब होती है ना, तब जाकर आप तैयार होते हो मेंस के लिए। इट्स नॉट लाइक अ मैटर ऑफ 80 डेज। ओके, उस गलतफहमी में नहीं रहना। एंड सेकंड थिंग इज कि ये मत सोचो कि प्री के बाद देखेंगे मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रीलिम्स जितना ज्यादा डाइसी और वेग हो रहा है 23 में, आप सबने देखा क्या हालत हुई है, ओके, इंक्लूडिंग सी सैट ऑल्सो। ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका प्रीलिम्स जब भी क्लियर हो तो उस साल आपका मेंस क्लियर कर ही लेना। अगले साल दोबारा प्रीलिम्स देने की नौबत ना आए, क्योंकि प्रीलिम्स इज रियली डाइसी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत पढ़ा है, पर कई बार आपका लक थोड़ा सा गलत चला जाता है कि आपके पढ़ा हुआ में से क्वेश्चन नहीं आता है, जो टॉपिक आपको लेस रेलेवेंट दिख रहे थे उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से करें, पूरा इंटीग्रेटेड चले आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। ओके, सो डू ज्वाइन दी ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी चल रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दी थी। ओके, ये स्टैटिक रिवीजन सीरीज चल रही है जो अभी डे 5 तक पहुंची है। उसी के अलावा ये करंट रिवीजन सीरीज चल रही है जिसके अभी 5 लेक्चर हो चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।